बोरियों में, बेड के गद्दों में जाने कहाँ कहाँ रखे नोटों के इतने बंडल मिलने लगे कि आज अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। न जाने कितने जेवरात, न जाने कितने फ्लैट्स, कितने निवेश, कितनी जमीनों के कागजात। बिहार का शिक्षा तंत्र यूं ही ध्वस्त नहीं, इसे इस हालत में पहुंचाने के लिए राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और जिम्मेदार पदों पर बैठ न जाने कितने लोगों को अथक भ्रष्टाचार करने पड़े, न जाने कितने अनैतिक फैसले करने पड़े, न जाने कितने बेईमान ठेकेदारों के साथ मिलकर लूट के नए नए तरीके ईजाद करने पड़े, तब जाकर आज हम किसी अट्टालिका के खंडहर में तब्दील होते जाने का दृश्य देख रहे हैं। एक बात में सब एक मत रहे, वह यह कि जब भी माहौल में शिक्षा की दुर्गति की गूंजन गूंचहू और सुनाई देने लगे, सब मिलकर शिक्षकों पर टूट पड़ो कि इनकी अकर्मण्यता, इनकी अयोग्यता, इनकी लापरवाहियाँ शिक्षा की दुर्दशा के लिए एकमात्र जिम्मेदार हैं और बिना मास्टरों की मुस्की कसे शिक्षा का उद्धार नहीं होगा। फिर लग जाओ सब मिलकर, कोई मुस्कों की डोरियां ला रहा है, कोई डोरियां बांध रहा है, कोई डोरियां खींच रहा है। जनता जनार्दन इन दृश्यों को देखकर, सूचनाओं को सुनकर तालियां बजा रही है और यूट्यूबरों को पुलकती आवाज़ में बता रही है कि बिना मास्टरवन को सोच किए स्कूलों का, छात्रों का, शिक्षा का उद्धार नहीं होगा। तो हेमंत कुमार झा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पत्रकार रहे हैं। मैंने भी उनके साथ पत्रकारिता का अच्छा खासा समय बिताया है, तो वे समीचीन विषयों पर टिप्पणी के साथ हाजिर होते हैं। तो हेमंत कहते हैं कि के पाठक नामक एक अधिकारी जब मास्टरों को सुधारने के लिए सत्तू की पोटली लेकर जुट पड़े थे, तभी कई शिक्षक नेता बार बार चेतावनी दे रहे थे कि शिक्षक समुदाय को डरा कर, परेशान कर शिक्षा अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग लूट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, वह भी बेखौफ। वे नेता चैनलों पर बताया करते थे कि गलत सलत बिलों पर साइन करने के लिए हेडमास्टरों पर दबाव बनाया जा रहा है। न जाने कितने हेडमास्टरों के जाली दस्तखत करवाकर गलत बिलों का नाप शनाप भुगतान किया जा रहा है, लेकिन उल्टे उन नेताओं को ही कार्रवाई झेलनी पड़ी। कितने निलंबित कर दिए गए, कुछ तो बाकायदा बर्खास्त कर दिए गए। उन्हीं कार्रवाइयों की जद में बंशीधर ब्रजवासी ही आ गए, जो तथ्यों को स्पष्ट रूप से सामने लाने वालों अधिक मुखर लोगों में थे। खैर, वे तो विधान पार्षद बन गए, लेकिन पता नहीं बाकी उन शिक्षक नेताओं का क्या हुआ। तो यह तर्क नितांत नाजायज है कि अन्य विभागों में भी तो भ्रष्टाचार है। विभागों के अधिकारियों के घर पड़े छापों में भी तो नोट गिनने की मशीनें लाई जाती हैं। फिर इस डीओ वाले मुद्दे पर अतिरिक्त आश्चर्य क्यों है? तो शिक्षा तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार समाज और सभ्यता को सबसे अधिक कमजोर करता है, नई पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभाता है। पकड़ना चाहिए पुलिस और प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों को, न्याय के नाम पर ढकोसला कर रहे भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को, लोगों को हिस्से का अनाज और पैसा खा रहे सार्वजनिक वितरण के लोगों को। लेकिन सबसे पहले धावा बोलना चाहिए शिक्षा तंत्र को खोखला कर रहे भ्रष्ट लोगों पर। इनका अपराध, इनका पाप पूरी एक पीढ़ी की संभावनाओं को अंधेरे में धकेलता है और आने वाली पीढ़ी के सामने बेहद गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आजकल बेईमान और भ्रष्ट होने में शिक्षा के जिम्मेदार पदों पर बैठे बहुत सारे लोग पूरे सिस्टम के अन्य भ्रष्टतम लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। सिर्फ कम्पीट ही नहीं कर रहे, बल्कि कितने तो सबको पीछे छोड़ा नैतिकता और बेईमानी के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या विश्वविद्यालय, सब जगह त्राही त्राही मची हुई है। विश्वविद्यालयों के परिसरों में जाइए, वहाँ हो रही चर्चाओं, गॉसिप, समझौतों, फैसलों आदि पर थोड़ा गौर फरमाइए। आप आश्चर्य से भर उठेंगे कि इतना भ्रष्टाचार, इतने गलत फैसले, इतनी मनमानियाँ, इतनी अराजकताएं। आप सिहर उठेंगे यह सोचकर कि उन निर्धन साधनहीन लाखों बच्चों का क्या होगा जो इन यूनिवर्सिटीज, इन कॉलेजों में पढ़ने के लिए नामांकित हैं। जब आप देखेंगे कि जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकतर लोगों की न्यूनतम रुचि भी सिस्टम की बेहतरी या सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में नहीं है, तो आपके सोचने की क्षमता ही जवाब दे जाएगी। आप हतप्रभ मात्र रह जाएंगे जब किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के प्राय हर फैसले पर नोटों का बोझ ही निर्णायक हो जाए, तो सिवाय गड़बड़ियों और अराजकताओं के परिसरों को और कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो बिहार की उस शिक्षा के अधिकतर परिसर कमोबेश इन्हीं सच्चाइयों के साक्षी हैं। परिसरों से जुड़े सामान्य शिक्षक और कर्मचारी इन सब परिस्थितियों के प्रति प्रायः अभ्यस्त और वितराग हो चुके हैं। जब दुनिया के पैमाने पर उन शैक्षणिक संस्थानों की ग्रेडिंग के परिणाम सामने आते हैं, तो हमारे देश का शायद ही कोई संस्थान पहले 100 में आता है।
ऐसे कुछ थोड़े से भारतीय संस्थान जरूर है जहां की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आसपास बताई जाती है, बाकी तो क्या कहें। इधर जब देश के पैमाने पर ग्रेडिंग होती है तो हमारे बिहार के संस्थाओं के नाम सूची में बहुत नीचे किसी नामालूम सी जगह पर नजर आते हैं। भूमंडलीकृत दुनिया में बिहार के इतने पीछे रहने की कल्पना ही डराने वाली है। यहाँ तो कल्पना क्या, सत्य सामने खड़ा है। ऐसी सूची तर्क संगत और सवालों से परे नहीं होती, लेकिन एक आकलन तो सामने ला ही देती है। यदि आकलन हमें इन तथ्यों से रूबरू करवाता है कि बिहार में पढ़ने वाले बच्चे किस माहौल में कैसे शिक्षा और परीक्षा से गुजरे। हम कहानियां सुनते हैं कि अच्छाई और बुराई में अक्सर लड़ाई होती रहती है और अच्छे लोग अच्छाई के लिए लड़ते रहे हैं। आज की त्रासदी यह है कि लोगों में अच्छाई के लिए लड़ने की प्रेरणा कमजोर होती जा रही है। उससे भी दुखद यह कि अधिकतर लोग यह सोच कर मान चुके हैं कि बदलाव लाना अब संभव नहीं। नतीजा, लोगों ने न्यूनतम बदलावों के लिए भी जीना और जूझना छोड़ दिया है। तो न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन की ओर से मेरा आग्रह है कि कम से कम आवाज़ बुलंद करिए, आवाज़ इस बात की कि बिहार के छोटे ही नहीं, बिहार के आला अधिकारियों के भी यहाँ जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैर से सिर तक, सिर से पैर तक जो यहाँ आलम है भ्रष्टाचार का। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, इतने गलत फैसले, इतनी मनमानियाँ, इतनी अराजकताएं, तो हल्ला बोल जरूरी है। गलत फैसलों के खिलाफ, मनमानियों के खिलाफ, अराजकताओं के खिलाफ। तो बहरहाल संजीदगी से सुनने गुनने के बाद लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे। अगर आपने न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें।